नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना के बारे में। बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आज की सेशन में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में कि इसकी अंतिम तिथि है वो 27 अगस्त है, आप सबको पता होगा। तो आपको कैसे फॉर्म फिल है वो करना है, कितने अंकों पर आपको कैसे लाभ मिलेगा कि साहब 10th के जो मार्क्स होंगे उनका कितना परसेंट जोड़ा जाएगा, 12th के मार्क्स हैं उनको कितना परसेंट जोड़ा जाएगा, यदि आपने बीएड वगैरह किया है तो उसके कितने मार्क्स जोड़े जाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आपको सैलरी है वो कितने मिलने वाली है, कितना पैसा है वो आपको मिलने वाला है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। हर एक प्रोसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर आप देखोगे हम बात करें विद्या संबल योजना, गेस्ट फैकल्टी हेतु एक आधिकारिक ब्लूप्रिंट है वो यहाँ पर है। मतलब कुल मिला के पहली बात तो ये समझना कि ये जो विद्या संबल योजना है ना, ये आपके लिए एक परमानेंट नौकरी नहीं है। ये आपको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आप आ रहे हो। जैसे आपके घर पे गेस्ट आते हैं वो परमानेंट नहीं आते, है ना, कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर वो वापस चले जाते हैं। सेम आपको भी जो लगाया जा रहा है वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाया जा रहा है, जिसमें हम बात करें कि यहाँ पर बात करें रिक्त पद कितने हैं तो टोटल 76,791 रिक्त पद है ना। और शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो रुके नहीं, बढ़िया तरीके से चलती रहे, इसके लिए सरकार ये लेकर आई है। और यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 76,991 पद है वो रिक्त है। इतनी फैकल्टीज है, उसकी आवश्यकता होने वाली है। और सरकार ने कहा कि लगभग हमें 196 करोड़ रुपए का खर्चा है वो इससे आने वाला है। फिर यहाँ पर बात करें कि सर पहली बात तो ये व्यवस्था पूर्णतः क्या है, अस्थायी है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये हो सकता है कि सर विद्या संबल योजना के तहत हमें बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी मिल रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अस्थायी क्या है, नौकरी है और नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बनेगी, ऐसा भी नहीं होगा। पहले ही बोल दिया है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि साहब हम एक बार लग जाते हैं, बाद में क्या हो जाएगी, ये परमानेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया है कि साहब ये नियमित नियुक्ति का आधार कभी भी नहीं बन सकती। हम कई बार बोलते हैं ना कि साहब हम लग गए मान लो एक बार और 2-3 साल में सरकार इसका पक्का कर देती। सरकार ने पहले ही कह दिया ऐसा नहीं होने वाला है। अस्थायी प्रकृति रहेगी। ये पद केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र या नियमित शिक्षक क्या आने तक ही मान्य होगा। मतलब ये जो सत्र चल रहा है इसमें या फिर टीचर आ जाता है तब क्या हो जाएगा, जैसे ही मान लो शिक्षक आता है तो फिर आपको वापस है उसको छोड़ना पड़ेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। कुल मिला के देखो, पहले मैं कुछ चीज बता दूं, कई बार क्या होता है कुछ भी नई चीज आती है, कोई नई योजना आती है, आप ऐसे सोचते हो बस इसमें तो लग ही जाओ। लेकिन ध्यान रखना है, ये आपके जो बड़े टारगेट्स जो आपने लिए ना, आपने ये सोचा है कि मुझे सेकंड ग्रेड में लगना है, मुझे रीट में इस बार तैयारी करनी है, मैं फर्स्ट ग्रेड में लगना है, तो उसके बीच में ये बाधा भी उत्पन्न कर सकता है क्योंकि ये नियमित नौकरी नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, जैसे ही संबंधित पद पर नियमित शिक्षक की नियुक्ति होगी, गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अपने आप ही आप घर पर आ जाओगे वापस से। ठीक है, अभ्यर्थी भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का कोई दावा न्यायालय में या प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये इन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि कल को आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इतने साल इस पद पर काम करते हुए हो गए और अब मुझे परमानेंट नियुक्ति चाहिए, नहीं मिलेगी साहब, क्लियर बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो जो रिटायर हो गए टीचर, है ना, बहुत सारे टीचर है जिनकी उम्र है वो 60 साल से ज्यादा हो गई, तो रिटायर हो गए, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व में निर्धारित पद पर कार्य करने का अनुभव जिनको है, संबंधित पद के लिए सेवा नियमों में के अनुसार उनको क्या दी जाएगी, योग्यता के आधार पर यहाँ पर उन्हें कर दिया जाएगा कि साहब वो पढ़ा सकते हैं जो रिटायर्ड टीचर है। बाकी और भी जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है, वो भी प्राइवेट मतलब जो सरकारी नहीं है, वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो 10वीं 12वीं स्नातक या उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बीएड वगैरह बीएसटीसी है वो पद के अनुसार आपको चाहिए होगी, ये भी इसमें लिखा हुआ। कुल मिला के दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करें सर पैसा कैसे मिलेगा, तो जो ग्रेड थर्ड है उसके L1 L2 वाले जो हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक को पढ़ाने वाले, उनको प्रति घंटा 300 रुपए दिए जाएंगे और 21,000 रुपए उनको मैक्सिमम पैसा है वो दिया जाने वाला है। जो ग्रेड 2 के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं जो कि 9 से लेकर 10वीं की क्लास तक पढ़ाते हैं, उनको 350 रुपए पर आवर के हिसाब से दिया जाएगा और उनको मैक्सिमम 25,000 रुपए हैं वो दिए जाएंगे। जो ग्रेड 1 के टीचर हैं, जो व्याख्याता है, जो कि 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर हैं, उनको 400 रुपए पर आवर के हिसाब से दिया जाएगा और मैक्सिमम सैलरी उनकी 30,000 रुपए होगी। फिर बात करें यहाँ पर अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक हैं, उनको भी 300 रुपए, 21,000 रुपए रहने वाली है। सहायक आचार्य हैं, उनको 800 रुपए और 45,000 रुपए इनकी सैलरी होने वाली है। सह आचार्य जो कॉलेज में होते हैं ना, हाँ, उनके बारे में, प्रोफेसर वगैरह, उनको 1,000 रुपए से 52,000 रुपए मिलेंगे और आचार्य जो है उनको 1200 रुपए पर आवर के हिसाब से टोटल 60,000 रुपए उनको मैक्सिमम सैलरी है वो दी जाएगी। तो पहले तो आपको ये सैलरी वाला स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें, चयन के लिए कोई परीक्षा नहीं है,
कोई इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। इसमें बस मेरिट ही एकमात्र क्या है, आधार है। मतलब मेरिट के आधार पर ही चयन है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो कैसी चीजें होगी। पहले आपको क्या होगा, आवेदन प्राप्ति, है ना, ब्लॉकवार और संस्थावार आवेदन है वो आमंत्रित किए जाएंगे हर संस्था में। जैसे मान लो कि कोई आपके घर के पास में स्कूल है और उसमें यदि टीचर नहीं है मैथ्स का, तो फिर वहां पर क्या किया जाएगा कि आपको संस्थावार आवेदन है वो जारी किए जाएंगे, आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के अंकों का प्रतिशत है वो निकाला जाएगा। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। एक पैनल का निर्माण किया जाएगा। पैनल का निर्माण कैसे किया जाएगा कि सर जो रिक्त पद है उसके विरुद्ध यहाँ पर सबसे बढ़िया नंबर आने वाले जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनका पैनल तैयार किया जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे मान लो आपकी कोई आसपास में स्कूल है, उसके लिए जो मेरिट लिस्ट निकली और फिर उसमें जो सबसे इंटेलिजेंट 3 स्टूडेंट है उनको पकड़ा जाएगा। फिर वहां से क्या होगा, उसका निर्णय है वो लिया जाएगा कि इन तीनों में से किसको रखना है। 3 योग्यता अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा और यहाँ पर पीईओ स्तर पर विद्यालय समिति या कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति है वो क्या करेगी, निर्णय लेगी कि साहब इनमें से हमें किसको रखना है। कुल मिला के ऐसा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और लास्ट में 3 बचेंगे और 3 में से एक को क्या कर दिया जाएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखो, अब हम बात करते हैं सर ये मेरिट का जो वेटेज है वो कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो लेवल 1 है उसकी बात करें तो देखो 30% नंबर है वो आपके 10th के जुड़ेंगे, 12th के 40% नंबर जुड़ेंगे और जो आपने बीएसटीसी कर रखी है ना, उसकी आपकी एसटीसी कर रखी है उसके 30% नंबर है वो जुड़ने वाले हैं। फिर मेरिट निकलेगी। समझ रहे हो कि आपके 10th में कितने नंबर आए, 12th में कितने नंबर आए और आपने जो एसटीसी की थी उसमें कितने नंबर आए, उसका क्या किया जाएगा, एग्रीगेट निकालकर परसेंटेज तैयार है वो किया जाने वाला है, जिसमें 30% 10th, 40% 12th और 30% किसका रहने वाला है, एसटीसी का रहने वाला है। सेम यहाँ पर लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बाकी चीजें तो सेम ही है लगभग कि आपके 10th की कितनी 20% है ना, 12th की बात करें तो 20%। यहाँ पर ग्रेजुएशन, क्योंकि भाई ये तो 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है जिसने ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पर 30% नंबर है वो किसके जुड़ेंगे, ग्रेजुएशन के भी जुड़ने वाले हैं। और फिर आपने बीएड की है उसके भी 30% जुड़ेंगे। तो 30% बीएड के, 30% आपके ग्रेजुएशन के, 10% आपके हम बात करें 20% आपके 10th के और 20% ही आपके 12th के नंबर है वो जुड़ने वाले हैं। ये रही बात लेवल 2 की। उसके बाद में हम आगे बात करें कि जो सीनियर टीचर है उसके लिए बात करें 10th के 10%, है ना, 12th के 10%, स्नातक के 50% यहाँ पर जुड़ेंगे और यदि आपने बीएड किया है तो उसके 30% है वो जुड़ने वाले हैं। तो ये चीज रहने वाली है। जो व्याख्याता है लेक्चरर उनके बीएड के 30%, है ना, 12th के 20% और पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके 50% जुड़ेंगे। ये ध्यान रखना, 50% तो पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ने वाले हैं। उसके बाद में जो आपने सेकेंडरी की है 12th की है उसकी 20% और बीएड के 30% है नंबर इसमें जुड़ेंगे। कुल मिला के ऐसे सारी चीजें हैं वो निकाली जाने वाली है। अब बात करें अपनी उम्मीदवारी कैसे दर्ज करें और रिक्तियों की खोज से लेकर फॉर्म आपको जमा है वो कैसे कराना है। भाई ये तो हमने समझा कि ऐसे ऐसी चीजें होगी, लेकिन अब आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात है वो करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें रिक्तियों की जानकारी। स्कूल और अधीनस्थ स्कूलों के खाली पदों की सूची साला दर्पण जो पोर्टल है, जैसे मान लो आप ये चाहते हो कि मैं तो सर ये चाहता हूँ कि हमारे घर के आसपास में एक स्कूल है उसमें लग जाऊं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि कौन से पोस्ट है वो खाली है। अब मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे पता नहीं है कि वहां पर साइंस की पोस्ट खाली है या भरी हुई है, ये कैसे पता करूं। तो आपको शाला दर्पण एप्लीकेशन पर जाना है और वहां पर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है कि साहब इसके पद है वो रिक्त कौन सा है। आवश्यक प्रमाण पत्र 10वीं 12th स्नातक पीजी वगैरह की जो अंक तालिका है उसके साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र, है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये यदि आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। आवेदन जमा कैसे करवाना है, निर्धारित प्रारूप में। अभी निर्धारित प्रारूप कौन सा है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, मतलब एक फिक्स फॉर्मेट है, उसमें आपको क्या करना है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। कैसे, यहाँ पर आपको प्रिंट आउट मिलेगा, मतलब आपको मैं पीडीएफ दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसमें आपको घर पर बैठ के आराम से फॉर्म भरना है। ठीक है, तो फॉर्म भरकर सीधे संबंधित विद्यालय की संस्था प्रधान जो प्रिंसिपल है उसके पास में आपको अप्लाई करना है। मतलब शाला दर्पण में आपने देखा कि हाँ सर मैंने देख लिया कौन सी की ये पोस्ट है वो खाली है, फिर वहां पर ये आपको पता लगेगा कि हाँ सर ये पोस्ट खाली है, फिर वहां पर जाओगे वहां के प्रिंसिपल से और वहां पर ऑफलाइन आवेदन है वो आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर पीईओ है उसके पास में व्यक्तिगत रूप से आपको जमा है वो करवाना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है साहब जमा करवा दिया, फिर यहाँ पर बात करते हैं तिथि के बारे में कि साहब डेट वगैरह क्या सिस्टम है। तो देखो 25 अगस्त को विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाएगा, कि विद्यालय में एक चयन समिति बनाई जाएगी, साहब किसका चयन करना है किस स्टूडेंट्स का। ठीक है, 26-27 अगस्त तक शाला दर्पण के रिक्त पदों का प्रकाशन में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है वो रहने वाली है। उसके बाद में 29 अगस्त को आवेदनों की जांच और प्रत्येक पद के लिए 3-3 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, मतलब पैनल बनाया जाएगा 3 कैंडिडेट का। समझ पा रहे हो कि जैसे पहले भी मैंने बताया इंग्लिश के टीचर चाहिए तो यहाँ पर 3 जो बेस्ट स्टूडेंट है उनको पहले बुला लिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 31 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सीबीईओ कार्यालय में पहुंचना होगा, कि साहब जो आवेदक है उसको सबको कहां पर पहुंचा दिया जाएगा,
वहां पर जो आपके सीबीओ ऑफिस होगा, है ना, जो भी हेडक्वार्टर है, पंचायत हेडक्वार्टर वहां पर। और 31 अगस्त को जिला स्तर कमेटी द्वारा चयन सूची है उसका अंतिम अनुमोदन है वो किया जाएगा। कुल मिला के सबसे पहले प्रिंसिपल के पास में आवेदन आएंगे, वो अपने अधीनस्थ अधिकारी है उनको भेज देगा, ठीक है, यहाँ पर देखो 31 अगस्त को। और उसके बाद में ये जो जिला स्तरीय कमेटी है उसमें क्या होगा, चयन होगा, और यदि आपका चयन हो जाता है तो आप फिर यहाँ पर पढ़ाने के लिए तैयार हैं वो हो जाओगे। अब हम बात करें कार्य ग्रहण करने से पूर्व अनिवार्य शर्तें और शपथ पत्र के बारे में बात करें। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र आपको एफिडेविट है वो प्रस्तुत करना होगा। कार्य का नियमित हम बात करें मॉनिटरिंग है वो होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि साहब जाना ही नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है इससे, ठीक है। आगे बात करें कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सत्यापन के बाद ही मानदेय भुगतान है वो दिया जाएगा। यदि प्रिंसिपल ये लिख के दे दे कि साहब ये तो आदमी ऐसा ही है बावड़ा, ये इसने आवेदन तो कर दिया लेकिन ये लेट आता है, टाइम पे आता भी नहीं है, सही से पढ़ाना भी नहीं आता इसको, और ये सही से बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहा है, बच्चे से सेटिस्फाइड भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इनका, तो हो सकता है साहब आपके मानदेय है वो रोक लिया जाए, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं वो डोंट्स है ना, ये तो है डूज एंड डोंट्स। आवंटित विद्यालय के में कार्यभार ग्रहण करने के बाद में स्थान परिवर्तन की मांग स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दो सर देखो हमारे उधर वो फलानी स्कूल है उस पर करवा दो मेरा, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर भी ट्रांसफर नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है। उसकी बात करें कि यहाँ पर फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर एफआईआर होगी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियमित नियुक्ति का कोई भी दावा, ये देखो बार बार ये चीज है वो लिखी आ रही है कि यदि आप ये कह दो कल को कोर्ट में जाकर कि साहब मुझे नियमित नियुक्ति दी जाए तो किसी हालत में इन एनी कंडीशन नहीं मिलेगी, ये इसमें पहले ही कहा जा रहा है, ठीक है। आगे बात करें सर, देखो हमने सारी बातें मैंने वैसे बता ही दी है, ये यही सारी बातें हैं। अब देखो आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूं कि फिर मैं आगे आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। वो फॉर्मेट वो है ना जो आपके लिए फॉर्मेट है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि उस फॉर्मेट में कैसे आपको फॉर्मेट है वो कैसे रहने वाला है उसके बारे में बात बता दूं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो मैं दे देता हूं। हाँ, ये देखो आपके लिए 2 अगस्त से नए बैच से उसकी शुरुआत हो रही है। 2 अगस्त से नए बैच की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, पहली बात तो। और इसमें आपके लिए आरएसएसबी फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत हो रही है। उसके साथ में रीट के, है ना, रीट लेवल 1 लेवल 2 पीटीआई भर्ती, है ना, सीटी, ईओआरओ, सूचना सहायक, सभी जो नए जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के नए बैच है उसकी शुरुआत हो रही है। इसमें आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है वो भी ले सकते हो और ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हो, तो दोनों सुविधाएं हैं। 2 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारूप, जैसे देखो ये रहा प्रारूप, है ना, ये प्रारूप है वो रहने वाला है ना। ऐसे कि साहब आपको पूरा ऑफलाइन है वो भर के अपने जो नजदीकी स्कूल है उसमें देना है। आपको सत्यापित भी करना पड़ेगा, सेल्फ असिस्टेड है, अटेस्टेड है, वो भी आपको करना होगा। देखो ये यहाँ पर टॉक का है, भैया हर जिले का जारी है तो वो हो रहा है, आपको मिल भी रहा होगा, तो यहाँ पर हर जिले का ऐसे जारी किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। और इसमें देखो हर जिले में ये भी बताया गया है कि आपको मानदेय है वो कितना मिलेगा, मैं आपको बता दूं। देखो लिखा हुआ है ना, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं, विद्यालय, महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय में छात्रावासों के अनुभवी व्यक्तित्व को गैस फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के तहत यहाँ पर ये किया जा रहा है। अब देखो विद्या संबल योजना के तहत ये देखो ये मानदेय बताया गया साहब कितने रुपए मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो सब बताया गया 21,000 रुपए, 25, 30, 21,000 रुपए हैं वो मिलने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं वो मिली है। ये जो आपके जिले का जो हम बात करें जो प्रेस रिलीज है वो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको पाठशाला क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। हर जिले का ये जारी हो चुका है, तो आपके जिले में भी ये जारी है हो जाएगा। बाकी शाला दर्पण ऐप है उस पर आपको देखना पड़ेगा साहब कि आपके जो आप जिस रीजन में रह रहे हो वहां पर पद है वो कौन कौन से खाली है। तो सारी बातें मैंने बता दी है। उसके साथ ही एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये जो बुक्स है वो अवेलेबल है, जिसे आप पाठशाला क्लासेस के एप्लीकेशन से या फिर आपके आसपास में नजदीकी बुक स्टोर हो स्टोर है वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।